हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर पॉलिटिकल थिंकर्स यानी राजनीतिक विचारक के ऊपर है। इसमें चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हों, चाहे यूरोपियन थिंकर हों, या फिर यूनान के सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे थिंकर हों, उन सब के बारे में आज हम एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल होता है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए थिंकर एज ए ऑप्शनल होता है, या फिर उसके अलावा केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी ऐसे एग्जाम जहां पर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोग फाइट करते हैं, उन सब के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर पॉलिटिकल साइंस से अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर भेजा जाता है। ये एक बच्चे को पॉलिटिकल साइंस के नोट्स, ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को आप लोगों के लिए ये तैयार किए गए हैं। और जो जनरल पेपर हो, चाहे इसमें जनरल पेपर वाला पोर्शन हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, सबको मिला करके 8-9 बुकलेट का ये पूरा सेट होता है जो पूरे इंडिया में आप लोगों को अपने घर पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसको आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग अगर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नाम, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका सिटी कौन सा है, और आप लोग शहर के साथ साथ आपको एग्जाम कौन सा देना है, ये चारों चीजें, नाम, सब्जेक्ट, सिटी आपका और एग्जाम कौन सा देना है, ये चारों चीजें लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी नए एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू समय समय पर मिलती रहेगी। इससे पहले जो इंडियन पॉलिटी है, जो इंडियन पॉलिटी है, वो पूरे का पूरा मैं आपके लिए क्रैश कोर्स अपलोड कर चुका हूं, जो लगभग 1.5 घंटे के आसपास के 3 लेक्चर बने थे, जिसको आप लोग 4 घंटे 21 मिनट के अंदर पूरा क्रैश कोर्स देख सकते हो, जिसमें पूरा इंडियन पॉलिटिकल आपका कवर किया गया है। तो आइए आज पॉलिटिकल थिंकर्स को हम समय समय पर देखते हैं। सबसे जरूरी, सबसे पहले आपका कौटिल्य चाणक्य आएगा, उसके साथ आपका दादा भाई नौरोजी का लेक्चर भी होगा। विचारक जयप्रकाश नारायण जो भारत के अंदर क्रांति के अग्रदूत माने गए हैं, विचारक कौटिल्य का आपको यहाँ पर मिलेगा, अरस्तु मिलेगा आपको। उसके साथ साथ विचारक मैकियावेली के बारे में आप पढ़ेंगे, विचारक रूसो के बारे में आप पढ़ेंगे, और तमाम वो विचारक जो आप लोगों के लिए खासकर जरूरी होते हैं, वो सभी आपको लेक्चर में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स को। इस क्रैश कोर्स को साथियों के साथ शेयर जरूर करना है, और जहां जहां आपको डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अरिस्टोटल जो था वो सिर्फ राजनीति का एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि वो राजनीति के साथ साथ नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, उसके साथ मनोविज्ञान, जंतु शास्त्र, आचार्य शास्त्र, जीव विज्ञान, तर्क शास्त्र, इन सभी का एक्सपर्ट था। और बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं जिनका जनक, फाउंडर या पिता अरस्तु को आप लोग मानते हैं। तो अरस्तु का बेसिकली जो जन्म हुआ वो 384 बीसी के अंदर हुआ था, और मैसेडोनिया के साम्राज्य के अंदर उनके पिता एक बड़े चिकित्सक के रूप में थे। तो जाहिर सी बात है कि अरिस्टोटल का जन्म बिल्कुल एक अच्छे परिवार में हुआ, और सारी सुख सुविधाएं, धन दौलत उसके पास ऑलरेडी मौजूद थी। अपने पिता से चिकित्सा की उसने शिक्षा ली, और बाद में उसने पूरी दुनिया के अंदर अपना, अपने राज्य का और राजनीतिक क्षेत्र का नाम रोशन किया। वर्तमान में जो वैज्ञानिक विचार परंपरा है, उसका जनक भी अरस्तु को ही माना जाता है। बुद्धिमानों का गुरु और यूनान का सूर उसको यूनान के अंदर कहा जाता था। उसके गुरु के रूप में प्लेटो रहे, और उसने खुद भी अपने आप को दुनिया के महान योद्धा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का गुरु बताया, और सिकंदर के गुरु के रूप में उसने बहुत बड़ा अपना कर्तव्य का पालन किया। और जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था, तो वो सारी शिक्षा जो है वो अरस्तु के द्वारा उसको दी गई थी। ये कहा जाता है, ये बात धारणा है समाज में कि जब
पूरी दुनिया को जीतने के लिए अलेक्जेंडर निकलने वाला था, तो उसकी वजह भी अरस्तू ही था। अरस्तू ने सिकंदर को पूरी शिक्षा देने के बाद जब सिकंदर ने उससे पूछा कि गुरुजी मुझे शिक्षा मिल चुकी है, अब मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो अरस्तु ने कहा था कि अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो पूरी दुनिया को जीत करके मुझे ला दीजिए। ये कहते हैं कि सिकंदर घबरा गया और उसने कहा कि गुरुजी कोई और गुरु दक्षिणा नहीं हो सकती क्या? तो अरस्तु ने कहा था कि मैं आपको एक किताब दे देता हूं और वो किताब में पढ़ लीजिए, जो अच्छा देश हो उसको आप जीत लीजिए। कहते हैं कि अरस्तु ने उसी समय सिकंदर को एक किताब दी और वो किताब थी हिस्टोरिका। वही किताब हिस्टोरिका थी और हिस्टोरिका के अंदर ही भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था और वहीं से सिकंदर ने प्लान किया था भारत को जीतने का और दुनिया के अलग-अलग हिस्से को जीतने का। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। एथेंस के अंदर विद्यालय की स्थापना करने की बात हो, 400 से ज्यादा ग्रंथों की अरस्तू ने रचना की हो, जिसमें पॉलिटिक्स जैसे महान ग्रंथ भी रहे, संविधान की सबसे पहले शुरुआत की बात हो, दुनिया के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे देशों का संविधान पढ़ करके एक विस्तृत संविधान की रचना करना हो, राज्य को एक प्राकृतिक संस्था बताना हो, राज्य का जन्म मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, ये कथन भी अरस्तू के द्वारा कहा गया था। संविधान वही है जो स्थायी हो, ये भी अरस्तू के द्वारा एक समय में कहा गया था। ये कोई चीजें हैं जो अरस्तू के बारे में काफी फेमस हैं। अरस्तू ने एक और चीज कही थी कि राज्य के अंदर जब क्रांति होती है और जब क्राइम होता है, यानी जब अपराध बढ़ता है और जब क्रांतियां होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण निर्धनता और गरीबी होती है। तो उसने इसको आर्थिक विषमता को भी एक बड़ा कारक माना है। तो ये सारी चीजें हैं जो अरस्तू से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं बार-बार। तो आइए शुरू करते हैं। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम एक शुरुआत करके पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में इन क्वेश्चन से भी फायदा हो पाए। तो और दूसरी बात दोस्तों, अगर पूरे इंडिया के अंदर हमारा बाय कोरियर जाता स्टडी मटेरियल, अगर आपको मटेरियल चाहिए डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट वगैरह का, तो आप बाय कोरियर ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है 8447410108। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग पूरे भारत में कोरियर से मंगवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में कितने क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अरस्तू का जन्म कहाँ हुआ था? अरस्तू का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 आप मान सकते हो। तो इसी से आपकी शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर एथेंस आप कह सकते हैं, वैसे इसको अगर उस नाम से जानेंगे तो फिर मैसेडोनिया आएगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अरस्तू का जन्म कब हुआ था? अरस्तू का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर मैंने पहले भी आपको बताया 384 बीसी आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो फिर आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, हैरोल्ड लासवेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? कौन से विचार की वजह से अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है? क्रांति, दास प्रथा, वर्गीकरण या फिर नागरिकता? तो आपका आंसर ए रहेगा, क्रांति रहेगा, जिसको आप लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार बताइए। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार, सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन या फिर राज्य संप्रभुता? तो आपका आंसर यहाँ रहेगा बी, व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता होता था। क्वेश्चन नंबर 6, अरस्तु के अनुसार राज्यों के परिवर्तन चक्र का सही क्रम बताइए। राज्यों के अरस्तु के अनुसार राज्यों का जो परिवर्तन चक्र होता था, उसका सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले संयंत्र प्रजातंत्र कहा गया है, भीड़ तंत्र कहा गया है, निरंकुश तंत्र, राजतंत्र, धनिक वर्ग तंत्र और कुलीन तंत्र। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो नंबर 1 पर आपका राजतंत्र आता है, नंबर 2 पर आपका निरंकुश तंत्र आता है, नंबर 3 पर कुलीन तंत्र, नंबर 4 पर धनिक वर्ग तंत्र, नंबर 5 पर संयंत्र प्रजातंत्र और नंबर 6 पर भीड़ तंत्र। तो इस तरीके से आपका जो आंसर यहाँ बनेगा
वो ए बनेगा, यानी ए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर सही इसमें आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे विचारकों ने विचार दिए हैं, लेकिन अरस्तू के अनुसार आप लोग सबसे पहले जो काउंट करेंगे वो आप राजतंत्र को करेंगे, फिर आपका निरंकुश, फिर आपका कुलीन तंत्र, फिर आपका धनिक वर्ग तंत्र, और उसके बाद संयंत्र, प्रजातंत्र, और आपका लास्ट में भीड़ तंत्र इसमें रहेगा। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दांते के अनुसार अरस्तु बुद्धिमानों का गुरु है, और दूसरा स्टेटमेंट है अरस्तु ने न्याय का द्विविध वर्गीकरण रेखांकित रेखागणित तथा अंकगणितात्मक परिणित किया है। केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। कौन सा यहाँ पर आप लोगों के लिए सत्य नजर आता है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके लिए यहाँ पर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। अरस्तु की शिक्षा योजना राज्य के सभी वासियों के लिए है। नंबर 2, अरस्तु ने संगीत को अनावश्यक एवं अत्यधिक विशेषता प्रदान की है। तो अगर आप तीन कथनों पर देखेंगे तो कौन सा कथन, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, ए और बी दोनों सही हैं। न तो ए सही है और न ही बी दूसरा सही, यानी दूसरा जिसको आप लोग ए और बी दोनों में काउंट करोगे, तो यहाँ पर आपने देखना है ए बी, ए और बी दोनों, या ए और बी कोई भी नहीं। तो देखिए दोबारा एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की, इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अरस्तु की शिक्षा योजना राज्य के सभी वासियों के लिए है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा है। अरस्तु ने संगीत को अनावश्यक एवं अत्यधिक विशेषता प्रदान की है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अरस्तु के अनुसार स्त्री और पुरुष की आयु विवाह के वक्त होनी चाहिए। क्या उन्होंने बताया? स्त्री की 38, पुरुष की 28, स्त्री की 28, पुरुष की 38, स्त्री और पुरुष दोनों की 18, स्त्री की 18 और पुरुष की 38। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन नंबर आंसर आपका जो है वो डी की तरफ रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका हम चलते हैं 10वें पर। अरस्तु अपने आदर्श राज्य में किन कार्य वर्गों को नागरिकता से वंचित करता है? कौन से वर्गों को नागरिकता से वंचित करता है अरस्तु? सैनिक, पुरोहित, विधायक, कारीगर। तो फिर आपके सामने इसका आंसर है कारीगर। क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु ने क्रांति के कारणों में सर्वाधिक जोर किस पर दिया है? अरस्तु ने क्रांति के कारणों में सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा जोर अरस्तु ने क्रांति के कारणों में जो दिया है वो आर्थिक कारणों को उसने अलग तरीके से हालांकि माना भी है, लेकिन इसमें दो तीन चीजें उसकी रहेंगी। एक तो उसने आर्थिक असमानता को भी बताया है, सामाजिक कारण भी उसने कुछ न कुछ बताए हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी बताए हैं, और धार्मिक कारण भी बताए हैं, लेकिन यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आर्थिक कारण। क्वेश्चन नंबर आपका 12, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी। अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था? तो आपका आंसर डी रहेगा, स्वदेशात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, बोंदा द्वारा, या मैकियावेली द्वारा? तो आपका आंसर रहेगा अरस्तु के द्वारा। पॉलिटिक्स की पुस्तक के बाद, या फिर एथेंस के लिए संविधान बनना हो, दुनिया के बहुत से संविधानों को पढ़ करके एक अनोखा संविधान लिखना हो, ये सारा काम अरस्तु का ही था। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो न्याय के अनुसार निरपेक्ष अवधारणा, सापेक्ष अवधारणा, केवल व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण, केवल समाज के लिए महत्वपूर्ण? तो फिर आपका आंसर रहेगा निरपेक्ष अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना? सुकरात ने, अरस्तु ने, हाब्स ने, या फिर जीएस मिल ने? तो आपका आंसर होगा अरस्तु, यानी अरिस्टोटल। अरस्तु ने संपत्ति को स्वाभाविक माना है। क्वेश्चन नंबर 16, किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है या कहा जाता है? किसको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? अरस्तु को। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका फाउंडर उनको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? किसने ये कहा कि राज्य पहले है? प्लेटो, अरस्तु,
हाउस या फिर हीगल। तो आपका आंसर यहाँ पर बी रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा कि निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? कौन ऐसा था जिसने ये कहा कि जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो अपराध यानी क्राइम और क्रांति यानी रिवॉल्यूशन का कि जनक है, जननी है, उसी की वजह से ये सब पैदा होता है। अरिस्टोटल, प्लेटो, होमर या फिर एक्विनास। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो अरिस्टोटल यानी अरस्तु रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तर्क बुद्धि, ज्ञान, दूरदर्शिता या फिर संपत्ति। तो आपका आंसर यहां रहेगा तर्क बुद्धि, उसके अंदर तर्क बुद्धि होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। यानी राज्य का जन्म जीवन किसका? मनुष्य का। राज्य का जन्म मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन या यह विचार किस व्यक्ति के रहे हैं? तो आपका आंसर यहां अरस्तु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? किसने यह कथन कहा कि जो समानता है, जो इक्वलिटी है, वो अप्राकृतिक है यानी नेचुरल नहीं है या फिर अवांछनीय है, जो नहीं होनी चाहिए? प्लेटो, अरस्तु, गांधी या फिर लास्की। तो आपका आंसर यहां भी अरस्तु रहेगा। अरस्तु ने ही एक प्रकार से समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह कौन सी थी? किस पद्धति का उसने प्रयोग किया? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन हो चुका ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? किसने ये कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? यह कथन किसका है? तो फिर आपका जो आंसर रहेगा वहां ये भी अरस्तु आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विवरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक था। विवरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? सुकरात, प्लेटो, राल्स या फिर अरस्तु। तो आपका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य परिवार का संवर्धन है यह कहा है? राज्य परिवार का ये क्वेश्चन रखिए, यहां पर आप ये सोचिए कि हर क्वेश्चन का आंसर अरस्तु है, तो अगर टॉपिक अरस्तु का तो अरस्तु ही होगा। यहां पर आंसर से क्वेश्चन को मैच कीजिए, क्वेश्चन को आंसर के साथ मैच कीजिए और हर वो स्टेटमेंट याद रखिए जो यहां बोला जा रहा है। राज्य परिवार का संवर्धन है यह कथन किसका है? तो आप यहां सोच के चलिए कि अरस्तु ने यह भी कहा था कि राज्य परिवार का संवर्धन है। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? ये भी मैंने आपको बताया, अरस्तु ने सबसे पहले ये शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 27, अरस्तु का आदर्श राज्य बराबर है किसके बराबर है? अरस्तु का जो आइडियल स्टेट है वो किसके बराबर है? प्लेटो के श्रेष्ठ राज्य के बराबर, प्लेटो के द्वितीय श्रेष्ठ राज्य के बराबर, दोनों के बराबर या इनमें से कोई भी नहीं? तो फिर आपका आंसर होगा प्लेटो का जो द्वितीय, जो सेकंड श्रेष्ठ राज्य था उसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह किसके द्वारा कहा गया? प्लेटो ने कहा, अरस्तु ने कहा, हाब्स ने कहा या फिर रूसो ने कहा? यहां आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार जो है वो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। ये किसका कथन है? बोर्डिन, अरस्तु, सोफिस्ट या फिर बोर्डिन? तो आपका यहां जो आंसर होगा वो रहेगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 30, अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचे का निर्माण कितने वर्गों से मिलकर हुआ है? अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका निर्माण जो है वो 6 वर्गों से मिलकर हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31वां, अरस्तु के अनुसार राज्य एक क्या है? नकारात्मक बुराई है, नकारात्मक अच्छाई है, सकारात्मक बुराई है या फिर सकारात्मक अच्छाई है? तो यहां आपका आंसर होगा अरस्तु के अनुसार राज्य एक एक प्रकार से सकारात्मक बुराई अच्छाई है, पॉजिटिव गुडनेस है, क्योंकि उसने इसको इसी तरीके से लिया है। क्वेश्चन नंबर 32वां, पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? 10, 12, 8
या फिर 9? आपका आंसर यहां पर रहेगा 8। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33वां। पॉलिटिक्स प्राचीन काल से हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है। यह कथन किसका है? ब्राउले, जेलर, फॉस्टर, अरस्तु। आपका आंसर जो यहां रहेगा वो रहेगा ब्राउले। ए आपका आंसर इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका, हम चलते हैं 34वें पर। अरस्तु द्वारा लिखित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। अरस्तु के द्वारा लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण, अगर महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो काफी सारे ग्रंथ उसके रहे, लेकिन एक अगर छांटना हो तो देन आपका आंसर ए रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35। अरस्तु द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी है? तो आपका आंसर 400 प्लस उनकी रचना रही। 36वां क्वेश्चन। अरस्तु किसका प्रधान कितने वर्षों तक रहा? अरस्तु राज्य के एक, आप मौलिक व्यक्ति से लेकर के एक, आप सोच सकते हैं सिकंदर के गुरु तक का पद उनको मिला, और काफी सारी ख्याति वर्ल्ड भर में उनको बाद में प्राप्त भी हुई। तो आपका आंसर यहाँ पर, एक सेकेंड, सी आपका आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षालय का नाम। अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षालय का नाम बताना है, तो आपका आंसर बी रहेगा, लिशियम होगा। 38वां। अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। 38वें क्वेश्चन के बाद आपका क्वेश्चन है 39वां। अरस्तु को किन विषयों में विधिवत रुचि व ज्ञान प्राप्त था? तो आपका आंसर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तर्क शास्त्र, बहुत से आ जाएंगे, धर्मशास्त्र वगैरह में इनको डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां। अरस्तु किन किन शासन पद्धतियों को महत्व देते थे? कौन सी शासन पद्धतियों को महत्व देते थे? अलपतंत्र, नित्यता, प्रजातंत्र, सभी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। महिलाओं को सर्वप्रथम शासन व्यवस्था में शामिल होने की अनुमति किसने दी थी? आपका आंसर यहां भी अरस्तु आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। किसको वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था? वीरता पुरस्कार से नवाजा गया था प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य या फिर अलेक्जेंडर। तो यहां आपका आंसर रहेगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। पश्चिमी दर्शन का अध्ययन किया था। पश्चिमी दर्शन का अध्ययन करने वाला कौन था इनमें से? प्लेटो, फ्लेमिंग, चाणक्य या फिर कौटिल्य। तो आपका आंसर यहां रहेगा बी, यानी फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविताओं के अध्ययन व रचना को कौन पसंद करता था? कविताओं के अध्ययन व रचना को पसंद करता था अरस्तु। तो ये 44 क्वेश्चन थे जो बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सके हैं, और आगे भी आने की उम्मीदें पूरी पूरी हैं। पूरे का कुछ ऐसे फैक्ट हमने जाने जो अरस्तु के जीवन से संबंधित थे। अरस्तु से पहले मैं रूसो का पूरा चैप्टर डाल चुका हूं, और एक एक करके वेस्टर्न थिंकर हो या फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, सबके लेक्चर्स आपके धीरे धीरे करके चैनल पर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जितने भी एग्जाम देने होते हैं वो सभी आप लोगों की तैयारी पूरी हो सके। पूरे इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल तो बाई कोरियर जाता ही है, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर है, या वैसे मैं बता देता हूं 8447410108। इस नंबर के ऊपर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे भारत में इसे कोरियर से मंगवाते हैं। रूसो से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा? चाइल्ड ऑफ नेचर। रूसो को चाइल्ड ऑफ नेचर या प्रकृति का शिशु कहा जाता है। यह कथन किसका है या किसने यह कहा था? मैकफर्सन ने, मैक्सी ने, टालमेन ने या फिर सेबाइन ने। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बी। रूसो को प्रकृति का शिशु या चाइल्ड ऑफ नेचर कहने वाला मैक्सी था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूसो ने राज्य और संप्रभुता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? रूसो ने राज्य और संप्रभुता के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? भद्र पशु, सामान्य इच्छा, वैधानिक संप्रभु या पूर्ण सत्तावादी। इनमें से क्या कहा है? रूसो ने यहाँ पर जो कहा है वो है सामान्य इच्छा, यानी जिसको जनरल विल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, किसने कहा कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, काफी फेमस क्वेश्चन माना जाता है। लेवियाथन का जो सिद्धांत था, लेवियाथन का कटा हुआ सिर ही
रूसो की सामान्य इच्छा है। यह कथन किसका है? मैक्सी का, सेबाइन का, जेफरसन का या फिर हर्सना का? तो आपका आंसर यहाँ पर द रहेगा या डी रहेगा, जिसे हर्षा बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4, किसके अनुसार रूसो के स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता यानी पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा गया है या कहा जाता है? किसके अनुसार रूसो के जो स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता कहा गया या फिर पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा गया? मैक्सी, सेबाइन, जेफरसन या फिर हर्नसा? यही चारों ऑप्शन आपके लिए यहाँ भी मौजूद हैं। तो यहाँ आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, यानी सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 5, किसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी है? यानी कौन ऐसा रहा जिसने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो का जो लोकतंत्र का विकासवादी लोकतंत्र सिद्धांत रहा उसकी संज्ञा के नाम से उसको जाना? यानी रूसो के लोकतंत्र को उसने डेवलपमेंट डेमोक्रेसी की संज्ञा दे डाली। इनमें आपका आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका आंसर यहां बन जाएगा सी, यानी से मैकफरसन ने ये कहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 किसकी रचना है? तो आपका आंसर यहाँ पर भी सेम रहेगा, सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसके अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता रहा है, उसका फाउंडर रहा है, जनक रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन आपके पास बेंथम, जेएस मिल, मैकफरसन या फिर टालमैन। तो आपका आंसर यहाँ पर टालमैन रहेगा। टालमैन के अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अपनी किस रचना में रूसो ने कहा कि स्वतंत्र की संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? कौन सी रचना में उसने कहा है रूसो ने कि संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755 यानी 1755। तो आपका आंसर यहाँ पर ए ही रह जाएगा, डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755। ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके अंदर उसने संपत्ति का असीमित अर्जन राज्य के लिए प्रतिबंधित होने का कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से यही जी चाहता है कि दोनों हाथों तथा पैरों से चलने लगूं, यह कथन किसका है? यानी रूसो ने जब पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप लोग सामाजिक परसविदा बोलते हो, उसके पढ़ने से ऐसा जी चाहता है कि मैं दोनों हाथों और पैरों से चलना शुरू कर दूं या लगूं, यह कथन किसका है? मैकफरसन का है, वॉल्टेयर का है, ग्रीन का है या फिर बोसांके का है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी रहेगा, वॉल्टेयर आपका आंसर रहेगा, उन्होंने ये कहा। क्वेश्चन नंबर 9, रूसो में और दार्शनिक में उतना ही साम्य है जितना बंदर और आदमी में है, यानी एक स्टेप के बाद उसका बहुत ज्यादा सुधरा हुआ रूप उसको माना है। रूसो में और दार्शनिक में उतना ही साम्य है, यानी उतना ही संबंध है जितना बंदर और आदमी में है। यह कथन किसका है? मैक्सी का, हाउस का, वॉल्टेयर का या फिर जेफरसन का? तो यहाँ आपका आंसर रहेगा वॉल्टेयर। किसके द्वारा कहा गया? वॉल्टेयर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, रूसो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक हैं। रूसो जो है वो राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर के प्रवर्तक हैं। यह कथन किसका है? अरस्तु का, वेपर का, डोगिट का या फिर स्ट्रोस का? तो यहाँ आपका आंसर जो है वो स्ट्रोस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, रूसो कितने प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है? 5, 4, 2 या फिर 3? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख करता है। 12वां क्वेश्चन, हालांकि रूसो तर्कशीलता, विवेकशीलता का वैज्ञानिक बुद्धि का विरोध करता है, पर स्वयं बड़ा तर्क व चिंतनशील था। यह कथन
किसके द्वारा कहा गया, ये किसका कथन है, आपका आंसर यहाँ पर वेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, रूसो के अनुसार मानव में कितने प्रकार की इच्छाएं होती हैं, 1, 4, 3 या फिर 2। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो 2 रहेगा, जिनको हम लोगों ने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जिसको आप लोगों ने अच्छे से समझा भी है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है, यह कथन किस प्रचारक का है या किस विचारक के द्वारा यह कहा गया कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है। तो यहाँ आपका आंसर रहेगा जे एस मिल। क्वेश्चन नंबर 15वां, फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म यह पुस्तक किसने लिखी, फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल पार्पर ने, स्टालिन ने या रॉबर्ट ओवेन ने। तो आपका आंसर यहाँ पर सी रहेगा, स्टालिन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16वां, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है, प्लेटो का, अरस्तु का, हीगल का या फिर हॉब्स का। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा, अरस्तु कह सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मैंने रूसो के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन और ऐड किए हैं जो कहीं ना कहीं उससे इंटरकनेक्ट हैं और उसी के साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, किसका कथन है साध्य साधन का औचित्य बताता है, यानी साधन जो है, साध्य जो है वो साधन का औचित्य बताते हैं, यानी साध्य ये बताता है कि इन साधनों की क्या वैल्यू है, उसी के द्वारा हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो किसका कथन है ये, प्रश्न नंबर आपका 17। तो आपका आंसर यहाँ होगा मैकियावली। मैकियावली ने कहा है कि साध्य साधन का औचित्य बताता है। क्वेश्चन नंबर 18, रूसो की सामान्य इच्छा का कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है, रूसो की सामान्य इच्छा का आवश्यक लक्षण कौन सा नहीं है, यह अवैयक्तिक है, यह अंतरराष्ट्रीय है, यह सदैव ठीक है या फिर यह राष्ट्रीय है। तो आपका आंसर बी रहेगा, यह अंतरराष्ट्रीय है, यह आपका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, रूसो ने राज्य की जनसंख्या को कितना होना आवश्यक बताया है, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 या फिर इनमें से कोई नहीं। रूसो ने एक सीमित राज्य की संख्या को 10,000 तक आंकने का प्लान बनाया है, उसी में सारे के सारे जो हैं उनको प्रैक्टिकल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, नागरिक मनुष्य से प्रथम है, यह कथन किसका है, नागरिक जो है वो मनुष्य से प्रथम है, यह कथन किसका है, प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर हीगल। तो आपका आंसर यहाँ पर रूसो रहेगा। आप दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, नागरिक मनुष्य से प्रथम है, दोनों में अंतर क्या होगा, किसी भी देश का सिटीजन जो है वो अलग चीज होगी और एक मनुष्य मात्र अलग चीज होगी। मनुष्य तो पूरी दुनिया के अंदर सभी लोग मनुष्य ही हैं, लेकिन नागरिक हर मनुष्य अपने अपने देश का है। कोई भारतीय नागरिक है तो वो भारतीय नागरिक तो है, लेकिन भारत में कोई अमेरिकी है तो वो मनुष्य तो है, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। तो यहाँ ये कहते हैं कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए मनुष्य से पहले नागरिक होना चाहिए। पहले वह अपने नागरिकों का ख्याल रखे, उसके बाद वो ह्यूमैनिटी और मनुष्यता के ऊपर जाए। ये चीज कहीं ना कहीं सत्य भी है और आज के समाज में भी हर देश इसी के ऊपर चलता है। हर देश पहले अपने नागरिकों का ध्यान रखता है, फिर बाकी दुनिया के ऊपर चलता है। क्वेश्चन नंबर 21वां, रूसो की अध्ययन पद्धति, रूसो की अध्ययन पद्धति आपने बतानी है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से देख करके। मनोवैज्ञानिक व आगमनात्मक, आगमनात्मक व निगमनात्मक, मनोवैज्ञानिक व अनुभूति मूलक या अनुभूति मूलक व निगमनात्मक। तो आपका आंसर सी रहेगा, मनोवैज्ञानिक व अनुभूति मूलक। क्वेश्चन नंबर 22वां, कन्फेशंस का प्रकाशन कब किया गया, रूसो के जीवन काल में, रूसो के जन्म से पहले, रूसो की मृत्यु के बाद या फिर इनमें से कोई नहीं। अंदाजा लगा सकते हो, कन्फेशंस का जो प्रकाशन था वो उसके जीवन के दौरान तो हो नहीं पाया, पहले होगा ही क्यों, तो इसका मतलब रूसो की मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन हो पाया। क्वेश्चन नंबर 23, रूसो को किस निबंध पर डिजान की अकादमी ने उसे प्रथम पुरस्कार दिया था, कौन सा निबंध माना जाता है वो, राजनीतिक अर्थशास्त्र, व्यक्ति में असमानता का उद्भव, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभाव। ये वाली फेमस थी, हालांकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी उसी बाकी उसी की है, लेकिन कलाओं और विज्ञानों के नैतिक प्रभाव के लिए उनको यह दिया गया था अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 24वां,
जनवाणी को देववाणी के बताने वाले पाश्चात्य राजनीतिक का नाम बताए। जनवाणी को देववाणी, आप सोचिए, देववाणी, देवों की वाणी, भगवान की, परमात्मा की, और जनवाणी जनता की। कौन सा ऐसा वेस्टर्न थिंकर रहा है या पाश्चात्य राजनीतिक कार रहा है जिसने कहा कि जो जनता की वाणी है वो देवों की वाणी के बराबर होती है? तो प्लेटो, रूसो, अरस्तु या होब। तो फिर आपका आंसर यहां रहेगा, रूसो ने यह कथन कहा है। तो आपका आंसर यहां पर यह चल नहीं रहा ठीक से, यस, रूसो का यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कैसा मानता है? रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में कैसे मनुष्य की कल्पना की है? स्वार्थी, संतुष्ट, झगड़ालू या दुष्ट? तो आपका आंसर क्या रहेगा? वह संतुष्ट था। वेल, बुद्धि से, अलग अलग बातों से, झगड़ों से और लालच से, इन चीजों से वह बिल्कुल दूर था। और जब तक ये चीजें नहीं थी तो वह संतुष्ट था बिल्कुल। उसे किसी प्रकार की न उसके दुख की कल्पना की जा सकती, न उसके सुख की कल्पना की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 26वां, रूसो की सामान्य कोसोवो इच्छा अवधारणा का लक्षण नहीं है। कौन सी? अखंडता, संप्रभुता, अधेयता या आस्था पर आधारित? तो आपका आंसर रहेगा डी, आस्था पर। 28, निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कौन सा विचार रूसो का नहीं है इन सब में से? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, ये भी है, सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 29वां, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून का सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, और यह सदैव सही होती है। तो आपका आंसर रहेगा सी। रूसो की सामान्य इच्छा जनरल विल की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक को स्वीकार करती है? किसको स्वीकार करती है? संसदीय प्रभुता को? बिल्कुल नहीं है, लोक प्रभुता को। संसदीय प्रभुता की बजाय लोक प्रभुता को। क्वेश्चन नंबर 31, रूसो के सामाजिक अनुबंध से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? प्रकृति की ओर लौटो, हिंसक मृत्यु का भय, ग्राम्य सुषमा के आनंद, स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करना। तो फिर आपका आंसर रहेगा हिंसक मृत्यु का भय। क्वेश्चन नंबर आपका 32, विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है, दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्य जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं, यह विचार किसका है? तो आपका आंसर यहाँ रूसो रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, रूसो को असभ्यता के युग का विचारक किसने कहा? रूसो को असभ्यता के युग का विचारक कहा गया, किसके द्वारा यह कहा गया? वाल्टेयर, बरक, मार्ले, कास्ट। तो आपका आंसर वाल्टेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कांट किसको अपना पथ प्रदर्शक मानता है? कांट, मैंने आपको क्वेश्चन एक और भी डिस्कस किया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे हम। कांट किसको अपना पथ प्रदर्शक मानता है? कांट जो है वो रूसो को ही अपना पथ प्रदर्शक मानता है। क्वेश्चन नंबर 35, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रथम समर्थक नहीं है, यह कथन किसका है? लोकप्रिय संप्रभुता का प्रथम समर्थक नहीं है, यह कथन किसके द्वारा रूसो के बारे में कहा गया है? तो वाल्टेयर के द्वारा, फ्रीमैन के द्वारा। आपका आंसर भी रहेगा फ्रीमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ था। सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत जो थ्योरी बनी, डॉक्ट्राइन बना, उसका विकास कब हुआ था? ये यहाँ पूछने की कोशिश की जा रही है, 16वीं और 17वीं सदी। यानी आपका आंसर यहाँ पर जो रहेगा वो आपका आंसर ए रहेगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 37, द इस्माइल पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। द इस्माइल पुस्तक, द इस्माइल पुस्तक, इस्माइल रहेगा ये, पुस्तक के लेखक कौन रहे? तो आपका आंसर यहाँ भी ऑटोमेटिकली इसी से रिलेटेड है। एक सेकेंड, यस राइट। क्वेश्चन नंबर 38, रोसो को राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता की दूसरी लहर का प्रवर्तक किसने बताया? वाहन, रूसो, टेलर, स्ट्रास। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर रहेगा डी, स्ट्रास। क्वेश्चन नंबर 39, किसे रोमांटिक विचारक कहा जाता है? किसको रोमांटिक विचारक कहा गया या संज्ञा दी गई? आपका आंसर सी रहेगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 40, रूसो ने मनुष्य की अराजक दशा को नाम दिया।
रूसो ने मनुष्य की अराजक दशा को क्या नाम दिया है? ये क्वेश्चन है। तो आपके पास आदर्श बर्बर ये भी कहा है, नोबल सर्विस ये भी कहा है, उत्कर्ष जंगली ये भी कहा, तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रूसो के बारे में असत्य कथन बताएं। रूसो के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक है, सामाजिक समझौतावादी विचारक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा है, तो कौन सा नहीं? क्रांतियों का दार्शनिक ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, यह कथन किसका है? वाल्टेयर, वाहन, टैल्पन, नेपोलियन। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर नेपोलियन रहेगा। पढ़ते हैं तो मैकावली का नाम काफी फेमस माना जाता है। मैकावली से संबंधित तमाम चीजें देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कौन से थॉट और उनके सिद्धांत और डॉक्ट्राइन्स रहे हैं उनको भी आज हम देखेंगे। दोस्तों 1469 के अंदर मैकावली का जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस में। ये वही 1469 का साल है जब भारत के अंदर एक महान संत गुरु नानक देव जी पैदा हुए। तो इटली के अंदर एक ऐसा शैतान पैदा हुआ जिसको शैतानों का शागिर्द माना जाता है। तो हर साल के अपने अपने देश में अपने अपनी जगह अलग अलग मायने होते हैं। 1469 में इटली के फ्लोरेंस में ये पैदा हुआ और इसके समय के अंदर या इसके जीवन काल में इसने इटली की बहुत ही बुरी दुर्दशा देखी थी। छोटे छोटे राज्यों के अंदर बटा हुआ इसका देश और उनके अंदर हर समय होने वाली युद्ध और लड़ाइयां जिनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित था। मैकावली का रोल आमतौर पर नेगेटिव काफी चीजों में माना जाता है, बट हम इसको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ उनके कोट दिखा देता हूं, क्या क्या शब्द उनके ज्यादा फेमस रहे हैं। नंबर 1, राजा को जो भी अत्याचार करना हो एक ही बार में कर डालना चाहिए। एक तो ये कोट मैकावली का काफी फेमस है। दूसरा उन्होंने कहा, जनता दरअसल आशाओं और आश्वासनों की भूखी होती है, मधुर वचन बोलकर उसका उत्साह बढ़ाना जरूरी है, लेकिन जब उसके सुंदर सपने टूट जाते हैं तभी वह अपने प्रिय नेताओं से सांत्वना और संवेदना के शब्द सुनकर आश्वस्त हो जाती है। मैकावली लोगों की इस कमजोरी को पहचानता था, यानी इस व्यक्ति ने इतने साल पहले जो नेगेटिव मान लीजिए या फिर मौका प्रस्त या धोखेबाजी के जो शब्द कहे, उन्हीं शब्दों को पकड़ आजकल दुनिया के अंदर सारे राजनेता जनता को ठगते हैं और अपने उन्हीं मीठी मीठी बातों के अंदर जनता को बहकाने की कोशिश करते हैं। इन कोट को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये माना जाता है कि मैकावली ने इतने सालों पहले जो लिखा उसी शब्दों का उन्हीं बातों का फायदा उठा करके आज के राजनेता करते हैं। एक प्रकार से इस व्यक्ति को नेगेटिव या फिर एक प्रकार से नकारात्मक चाणक्य का नाम दिया जाता है। चाणक्य ने जो चीजें अच्छे लेवल पे कही उसने उन्हीं चीजों को इसने नेगेटिव सत्र पर भी कहा। क्योंकि साधारणतः मनुष्य कर्तज्ञ, सनकी, धूर्त, डरपोक और लालची होते हैं, इसलिए उन्हें डराकर काबू में रखना चाहिए, प्रेम से नहीं। ऐसे लोगों के साथ राजा को सिर्फ सच्चरित्रता का ढोंग करना चाहिए। वो डंके की चोट पर कहता था कि संपत्ति नष्ट करने वाले की तुलना में कोई व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को जल्दी माफ कर देता है। यानी ये कथन इसका था कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति नष्ट कर दे और दूसरा व्यक्ति आपके पिता की हत्या कर दे तो व्यक्ति ऐसी चीज है कि संपत्ति नष्ट करने वाले को माफ नहीं करेगा बल्कि पिता के हत्यारे को माफ करेगा। एक प्रकार से सेल्फिश व्यक्ति जो होता है उसके विचारधाराओं को पकड़कर इसने संपूर्ण समाज पर थोपने की कोशिश की थी। यदि ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक साधन भी अपनाए जाएं तो लोग इसके अच्छे परिणाम देखकर उन अनैतिक साधनों के प्रयोग को क्षमा कर देंगे। यानी एक प्रकार से मौका प्रस्ती जो समाज होता है या मौका प्रस्ती जो लोग होते हैं उनकी नब्ज को पकड़कर इसने चलने की कोशिश की, लेकिन गलती ये हुई कि इसने मौका प्रस्त लोगों की सोच को पूरे समाज के ऊपर थोप दिया। पांचवा है, राज्य की स्थापना के लिए बल की जरूरत होती है लेकिन उसे चलाने के लिए छल की जरूरत होती है, यह भी इसका कथन था। छठा है, राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और सातवां है, मौत के 5 साल बाद उसकी द प्रिंस नाम की जो किताब पब्लिश हुई उसी किताब के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज थी जिनका फायदा उठा करके आज के राजनेता जनता को लूटते हैं। मैकावली की महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है द प्रिंस का। यह पुस्तक 1513 में लिखी गई।
ये मैकियावेली की प्रमुख रचना है। यह रचना राजतांत्रिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। इसमें राज्य का निर्माण एवं विस्तार के बारे में बताया गया है। लिखी 1513 में गई, लेकिन छपी बहुत बाद, क्योंकि 1527 में, यानी भारत के पानीपत के पहले युद्ध 1526 के एक साल बाद 1527 में मैकियावेली की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 5 साल बाद 1532 में इसको हालांकि पब्लिश किया गया था। इस ग्रंथ में 26 अध्याय हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला अध्याय राजतंत्र का, दूसरा किराए की सेनाओं व राष्ट्रीय सेनाओं का, और अंतिम अध्याय राजदर्शन की व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में एक सफल शासक के लिए दिए गए उपदेश विस्तार पूर्वक समझाए गए, इसलिए यह रचना मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। दूसरी उनकी रचना है डिस्कोर्सेज। यह रचना 1520 ईस्वी में लिखी गई। इसमें मैकियावेली ने गणतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन किया है। यह रोमन के राजतंत्र और तत्कालीन शासकों के लिए कुछ नियमों की आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में गणराज्य को राजतंत्र की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी, सबल और जन आकांक्षाओं के अनुकूल बताया है। यानी राजतंत्र के अलावा यहाँ पर गणतंत्र यानी रिपब्लिक पर जोर दिया गया है। इसके अलावा द आर्ट ऑफ वार उसकी एक रचना है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी उसकी एक रचना है, और उसके अलावा काफी सारे उपन्यास, कहानियां और कविताएं भी मैकियावेली के द्वारा लिखी गई थी। उसकी अध्ययन पद्धतियों की बात करी जाए, अगर उसके डॉक्ट्राइन सिस्टम या डॉक्ट्राइन मेथड ऑफ स्टडी की बात करें, तो उसकी कुछ सिद्धांत भी रहे हैं, कुछ पद्धतियां भी रही हैं। जैसे नंबर 1 है ऐतिहासिक पद्धति। उसने हर परिस्थिति को सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर अलग अलग तरीके से समझने के बाद भी उसके ऐतिहासिक पहलू को समझने की कोशिश की, जिसको उसकी ऐतिहासिक पद्धति माना गया। निरीक्षणात्मक पद्धति में विश्वास रखता था। वो हर चीज का एक अच्छे से मुआवना करता था, निरीक्षण करता था, उसके बाद किसी कसौटी पर पहुंचता था। तुलनात्मक पद्धति, उस समय के इटली के हालात और उसके आसपास के राज्यों के हालातों की एक दूसरे के साथ तुलना करके वो अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहा। विश्लेषणात्मक पद्धति, मैकियावेली का मानना था कि हर चीज को समझने के लिए उसके ऊपर पूरी मेहनत की जाए, उस काम को निष्कर्ष तक ले जाया जाए और फिर उसका विश्लेषण भी करना जरूरी है। और 5वां है वैज्ञानिक पद्धति। अपने समय के सभी समकालीन थिंकर्स को देखते हुए वह वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर काफी ज्यादा अटल रहा। उसने हर चीज का ऐतिहासिक, निरीक्षणात्मक, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद भी उसको साइंस की कसौटी पर कसने की पैरवी की थी। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ मैकियावेली से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत? तो यह कथन कहा था गैटेले के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, जिस राजनीतिक दार्शनिक पॉलिटिकल फिलोसफर ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, वह कौन था? प्लेटो था, मार्क्स था, मैकियावेली था या फिर हॉब्स था? वह मैकियावेली था। एक क्वेश्चन इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल थिंकर था या पॉलिटिकल फिलोसफर था जिसने सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा यानी कंसेप्ट को प्रस्तुत किया था? तीसरा क्वेश्चन है, राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक यानी मॉडर्न थिंकर कौन था? यानी यहां भी आपका आंसर मैकियावेली आएगा। मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग करने का विचार पेश किया था। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? लेकिन उससे दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई, और यह श्रेय मैकियावेली जी को हमेशा के लिए जाता रहा। तो फिर आपका आंसर यहां पर किसने कहा? ये भी आपका अरिस्टोटल यानी अरस्तु रहेगा। 5वां है, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषताएं बताइए। उनकी अध्ययन पद्धति की क्या क्या विशेषताएं रही? तो आपका आंसर होगा अनुभववाद और इतिहासवाद, ये उनकी विशेषताएं थी। छठा क्वेश्चन है, समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाले विचारक का नाम आपको बताना है। तो आपका आंसर मैकियावेली होगा। 7वां है, इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? इटली के अंदर जो नैतिक अपकर्ष हुआ, जो इटली की दुर्दशा उस समय में हुई, उसके लिए मैकियावेली ने किसको एक प्रकार से दोषी माना है या दोष दिया है? तो आपका जो आंसर यहां होगा वो रहेगा चर्च। चर्च का उस समय जो प्रभाव था शासन के ऊपर और जो इंटरफेरेंस थी, उसकी वजह से इटली का ये हाल हुआ था। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? कौन सी किताब में उसने गणराज्य का समर्थन किया है, उसको सपोर्ट किया है, या एक प्रकार से आप ये माने
कि उसने इसके प्रति अपना विचार रखे हैं। तो फिर आपका आंसर डी द डिस्कोर्सेज होगा, जिसमें मैकियावेली ने गणतंत्र को अच्छा यानी गणराज्य को अच्छा और राजतंत्र को बुरा बताया। नौवां क्वेश्चन है, मैकियावेली ने अपने किस रचना में शासन पद्धति का वर्णन किया है? कौन सी रचना में वर्णन किया है? द डिस्कोर्सेज में और द प्रिंस में। तो आपका आंसर यहां दोनों होगा। मैकियावेली ने द डिस्कोर्सेज और द प्रिंस दोनों में ही शासन पद्धति का वर्णन किया है। 10वां क्वेश्चन है, मैकियावेली ने व्यावहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? किसको माना है? निरंकुश राजतंत्र को उसने शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है। वो एक डिक्टेटर राजा को अपना आदर्श मान करके चलने वाला इंसान इन विचारों से दिखता है। 11वां क्वेश्चन है, मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? सैद्धांतिक, वहां पर उसने क्या माना? पहले वाले में उसने माना व्यावहारिक। व्यावहारिक तौर पर तो मैकियावेली मानता है कि शासन की जो बेस्ट प्रणाली है वो निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक रूप पे उसके विचार बदल जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में वो कहता है कि सैद्धांतिक रूप में तो शासन की श्रेष्ठ प्रणाली जो है वो गणतंत्र होगी। 12वां क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं? कौन सी ऐसी किताब है जिसमें मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र को हामी भरता है? आपका आंसर यहां था प्रिंस रहेगा। तो दोनों किताबों पर आप फोकस रखना है। निरंकुश राजतंत्र प्रणाली की तरफ झुकाव उसका द प्रिंस में है, और गणतंत्र की तरफ जो झुकाव है गणराज्य की तरफ तो वो उसका द डिस्कोर्सेज में है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक उसने जो उसके समय में पहले प्रकाशित हो गई, एक उसकी मृत्यु के 5 साल बाद आई। दोनों के अंदर आपको थोड़ा कंपैरिजन रखना पड़ेगा। किसने कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन ये उनके समाजों में लागू हो सकता है जहां व्यक्ति सद्गुणी हो या व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ संपन्न सर्वगुण संपन्न हो? तो आपका आंसर यहां रहेगा, मैकियावेली के द्वारा यह कहा गया था कि गणतांत्रिक शासन सबसे बेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए समाज भी बेस्ट होना चाहिए। ऐसे समाज जहां हर व्यक्ति सद्गुणी हो और सर्वगुण संपन्न हो, जो बहुत ही मुश्किल कल्पनात्मक है। 14वां क्वेश्चन है, मैकियावेली ने किसको शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया था? तो किसके लिए? इटली को। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक कौन माने जाते हैं? प्लेटो, अरिस्टोटल, एक्नियास या फिर मैकियावेली? तो आपका आंसर यहां पर मैकियावेली होगा। 17वां क्वेश्चन है, मैकियावेली विश्वास करते हैं, मैकियावेली किस चीज पर विश्वास करते हैं? राज्य की सर्वोच्चता एवं सुरक्षा में विश्वास। मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था? मैकियावेली के बारे में यह किसने कहा था कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी यानी एक ऐसा इंटेलिजेंट फ्लोरेंस का रहने वाला व्यक्ति वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु ही था? इस तरीके का विचार किसने कहा था? आपका आंसर ए होगा, डनिंग रहेगा। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस 1532 में किसको समर्पित किया, या ये किसको समर्पित की? चर्च को, लोरेंजो डो मेसिसी को, जोन्स को या मुअम्मार गद्दाफी को? तो फिर आपका आंसर यहां पर रहेगा बी, लोरेंजो डी मेडिसी यानी फ्लोरेंस के राजा को। 20वां क्वेश्चन, मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है? उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसने कहा? तो आपका आंसर यहां पर रहेगा मैस्की के द्वारा। 21वां क्वेश्चन, मैकियावेली के संबंध में यह कथन किसने कहा कि मैकियावेली को अपने युग का सर्वश्रेष्ठ सारांश बताया है? किसको, किसके द्वारा? डनिंग के द्वारा, गैटेले, डब्ल्यू.डी. जॉन्स या फिर सेवाइन के द्वारा? तो आपका आंसर रहेगा डब्ल्यू.टी. जॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के बाद कौन पहला विचारक है जिसने आगमनात्मक पद्धति, जिसको आप लोग इंडक्टिव मेथड बोलते हो, उसको विस्तृत रूप में अपनाया? अरस्तु ने भी अपनाया था इसको, और उसके बाद कौन आया जिसने अपनाया? तो आपका आंसर रहेगा मैकियावेली। कौन सी पद्धति थी? आगमनात्मक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 23वां, किसका सुप्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूल सकता? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहां भी इसका आंसर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा आलोचना भी एक प्रकार से मैकियावेली को झेलनी पड़ी, लेकिन यह कथन कहीं ना कहीं स्वार्थी समाज के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के समय भी आप देखोगे तो लोगों की वजह की बजाय या परिवार के सदस्यों की बजाय धन दौलत को ज्यादा श्रेय देते हैं। इसकी वजह से
कहीं ना कहीं मैकियावेली को यहाँ पर कुछ न कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है? मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक मानने वाला कौन व्यक्ति रहा? आंसर होगा डी प्रोहर्नसा। क्वेश्चन नंबर 25 में, मैकियावेली की शासन कला संबंधित पुस्तक कौन सी है? मैकियावेली की शासन कला से रिलेटेड कौन सी पुस्तक है? तो आपका आंसर होगा द प्रिंस यानी बी। 26वां क्वेश्चन है, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? आपका आंसर होगा आइजिया बर्लिन की। 27वां क्वेश्चन, किसने राजा के लिए शेर जैसे बहादुरी व लोमड़ी जैसे चालाकी जैसे गुणों का वर्णन किया? यानी मैकियावेली का कहना था कि राजा जो है वो शेर जैसा बहादुर और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। तो फिर आपका आंसर यहाँ पर मैकियावेली रहेगा। मैकियावेली के द्वारा यह कहा गया। 28वां क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है? कौन से तत्वों से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिचालित होता है? तो आपका आंसर भय और प्रेम दोनों रहेगा, सी होगा यानी ए और ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली की रचनाएं कौन सी हैं? मैकियावेली की रचनाओं का जिक्र मैं पहले भी आपसे कर चुका हूं, एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि इसको दोबारा बार डिस्कस करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख सकते हैं। द प्रिंस भी इसमें आएगा, डिस्कोर्सेस भी आएगा, आर्ट ऑफ वार भी आएगा, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस भी आएगा और द गोल्डन भी रहेगा। तो इसका मतलब ये पांचों की पांचों रचनाएं उसकी हैं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा इसमें ऑल ऑफ द अबो होगा या फिर डी होगा 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 30, एकमात्र रचना कौन सी थी जो मैकियावेली के जीवन काल में छपी थी? यह रचना युद्ध कौशल पर आधारित थी। इसी रचना के कारण कुटिल राजनीति को मैकियावेलीवाद कहा जाता है। तो आपका जो कुटिल राजनीति होती है उसको मैकियावेलीवाद का के रूप में जाना जाता है, यानी मैकियावेली को उसका फाउंडर माना जाता है। मैकियावेली इस चीज के अंदर सर्वश्रेष्ठ दुनिया में माना जाता है, वही इन विचारों का प्रतिपादक भी है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए बी सी डी। तो कौन सी पुस्तक के आधार पर? आपका आंसर होगा सी, द आर्ट ऑफ वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत? ये कथन कहने वाला गैटले। 32वां क्वेश्चन है, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह कौन था? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली या फिर हॉब्स? तो आपका आंसर मैकियावेली आएगा। राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक कौन था? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक मैकियावेली रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लेकिन उसने दर्शन में नैतिकता की अपेक्षा नहीं की और यह श्रेय मैकियावेली जी को ही जाता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति अरिस्टोटल था यानी अरस्तु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की क्या विशेषता है? अनुभववाद और इतिहासवाद आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक का नाम आपको बताना है। यहां भी आपका आंसर सी यानी मैकियावेली होगा। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? इटली के राजनीतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसको दोष दिया? चर्च को दोष दिया। अपने किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? तो फिर आपका आंसर पहले भी डिस्कस कर चुके इस क्वेश्चन को मैं, आपका आंसर द डिस्कोर्सेज रहेगा। मैकियावेली ने अपने किस रचना में शासन पद्धति यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का वर्णन किया है? आपका आंसर दोनों रहेगा, ए और बी हो जाएगा। मैकियावेली ने व्यावहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना? व्यावहारिक में और सैद्धांतिक में दोनों अलग अलग था। व्यावहारिक में देखोगे तो निरंकुश राजतंत्र और सैद्धांतिक की बात करेंगे तो उसने गणतंत्र को। आज हम जयप्रकाश नारायण से जुड़े हुए तमाम चीजों को पढ़ेंगे, उनके जीवन के संघर्षों को देखेंगे और उनके द्वारा समाजवाद जैसे मुद्दों के ऊपर जितने भी विचार बने हैं वो पहले जानेंगे। और फिर जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1903 में बिहार के तत्कालिक सारण जिले के सीताबदियारा में हुआ था। एक एक चीज को ध्यान रखना है, 11 अक्टूबर 1903 ईस्वी को बिहार के तत्कालिक सारण जिले के सीताबदियारा में उनका जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण का विवाह 1900 अक्टूबर 1920 में ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती देवी से हुआ था। यह प्रभावती देवी बाद में
महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और एक लंबे समय तक महात्मा गांधी के आश्रम में इन्होंने अपना जीवन बिताया, जिस समय जयप्रकाश नारायण विदेशों के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। ये एक सिलसिला उस समय का है। जयप्रकाश नारायण की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा हुई। इस शिक्षा के दौरान उनको अपना खर्च, अपनी एजुकेशन का खर्च, अपने रहन-सहन का खर्च चुकाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्होंने अलग-अलग जगह पर प्राइवेट नौकरियां की, लेकिन फिर भी जब यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी, तो उन्हें उस यूनिवर्सिटी को छोड़ करके दूसरी यूनिवर्सिटी तक पलायन करना पड़ा। जयप्रकाश नारायण की बिहार की जो संपूर्ण क्रांति है, वो भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ थी और सबसे बड़ा मोड़ भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण द्वारा आपातकाल के दौरान जो आंदोलन किया, उस समय आपने देखा 25 जून 1975 ये वो काला दिन है भारतीय इतिहास में, जिस समय देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से नेशनल इमरजेंसी उस समय की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। यही वो समय था जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई पूरे देश में। जितने भी विपक्ष के राजनेता थे, जितने भी मीडिया के लोग थे, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन सबको उठा करके जेलों में डाल दिया गया। न्यूज़पेपर्स के ऊपर बैन था। वही समाचार छपता था जो श्रीमती इंदिरा गांधी या उसके पुत्र संजय गांधी के द्वारा प्रस्तावित होता था। अब ये समय वो था जब पूरे देश के अंदर सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज थी और यही वो समय था जब जयप्रकाश नारायण जी का एक नारा बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जिसको आज भी लोग बार-बार बोलते हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, या सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यानी इंदिरा गांधी जी को साफ चुनौती थी कि आप अपनी जो इमरजेंसी है उसको हटाइए और अपने पद को छोड़िए। क्योंकि ये हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था इससे पहले वाला, उस चुनाव में वो हार गई थी और हारने के बावजूद भी उसने अपने आप को जीता हुआ डिक्लेयर करवा दिया। कांग्रेस की सरकार आ गई, सीटें मिल गई और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन ये मामला कोर्ट में चले गया और कोर्ट ने जो इलेक्शन में धांधली का मामला देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को इसमें गैर कानूनी तरीके से या धांधली करके जीता हुआ ठहरा दिया, जिसके बाद उनके लिए एक बड़ी समस्या आने वाली थी। उन्होंने राष्ट्रपति को कह करके इमरजेंसी लगवा दी और ये सारा किस्सा यहाँ पर था। देश भर के अंदर लोगों की नसबंदियां की गई। जिन भी लोगों को लगा जरा सा भी इंदिरा गांधी जी को या सरकार को जरा सा भी डर लगा, उनको जेलों में डाल दिया गया, यातनाएं उनको दी गई, लोगों की हत्याएं की गई। एक बहुत बुरा दौर भारत के अंदर ये देखने में आया था। तो उस पर समय की आंदोलन की कमान जयप्रकाश नारायण जी के हाथ में थी और जितने भी लोग आज के समय आप देख सकते हो भारत के अंदर, चाहे उस समय जितने भी आज के समय भी आप देखोगे, बहुत से राजनेताओं को ये कहता हुआ नजर आ देखोगे आप लोग कि हम जेपी के आंदोलन से पैदा हुए हैं, हम जेपी के आंदोलन से निकले हैं। तो ये वही जयप्रकाश या जेपी नारायण जी थे जिनको भारत के अंदर राजनीतिक आंदोलन का मसीहा माना जाता है। अब यहां से आप शुरुआत, आज देखो इन्होंने एक समाजवाद नाम के वर्ड को जन्म भारत में दिया भी और उसको भली भांति आगे चलाने की कोशिश भी की। लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखें, इसको पॉलिटिकल थिंकर के रूप में पढ़ें, बस इसको पॉलिटिकल थिंकर के रूप में पढ़े। आज के समय यूपी में, बिहार में, अलग-अलग राज्यों में जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं या जो समाजवाद कहते हैं, या वो जयप्रकाश नारायण का अपने आप को एक प्रकार से उसी पीढ़ी का आगने वाला नेता मानते हैं, वो बिल्कुल बकवास है। उनके पास न ऐसा कोई काम है, न वो इनके पद चिन्हों पर चलते हैं। वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बना करके वोट मांगने का काम करते हैं। उन चीजों को अलग कर दीजिए, उन चीजों को बिल्कुल अलग कर दीजिए। चाहे पार्टी का कोई नाम रखे, चाहे कोई अपना भी नाम बेशक रख ले, बट वो चीज बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पर सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी की चीजों को देखेंगे। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुई थी और उसका मुख्य कारण डायबिटीज और हृदय संबंधी रोग थे। क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? जयप्रकाश नारायण को कौन से अवार्ड मिले, पहले वो देख लेते हैं। 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सोचिए 1999
ये वो समय था जब भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी, लेकिन इससे पहले इनको और किसी सरकार में अवार्ड नहीं मिला था भारत रत्न। ये भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इन्हें एफआईआई फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रभूषण अवार्ड भी मिला था। 1965 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयप्रकाश नारायण की नहीं है? टुवर्ड टोटल रेवोल्यूशन, समाजवाद, सर्वोदय लोकतंत्र, माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, या मैं एक समाजवादी हूं। कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो आपका आंसर होगा डी, ये रचना इनकी नहीं है। मैं एक समाजवादी हूं, ऐसी इन्होंने कोई रचना नहीं की। बाकी आप ये पूछें कि कौन सी रचना है, तो टुवर्ड टोटल रेवोल्यूशन भी इनकी है, समाजवाद, सर्वोदय लोकतंत्र भी इनकी है, और माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म भी इनकी है। ये काफी फेमस रही है माय पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, और बाकी का भी काफी ज्यादा वर्णन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव महात्मा गांधी जी का था, मार्क्सवाद का था, साम्यवाद का था, या फेबियनवाद का था? तो आपका आंसर रहेगा गांधीवाद का। गांधीवाद का था। उनकी धर्मपत्नी खुद महात्मा गांधी के अनुसरण में काफी लंबे समय तक रही, और ये विचार साफ साफ जयप्रकाश नारायण के ऊपर भी दिखाई दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति को राष्ट्र के समक्ष पेश किया 1972 में, 74 में, 76 में, या फिर 75 में? समग्र क्रांति जो है वो 1974 में पेश की गई, और इसका सबसे अच्छा मौका मिला बाद में इमरजेंसी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 5 है, समग्र क्रांति का विचार सर्वप्रथम राष्ट्र के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? एम एन रॉय ने, नरेंद्र देव ने, राम मनोहर लोहिया ने, या फिर जयप्रकाश नारायण ने? तो आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले राष्ट्र के सामने समग्र क्रांति का जो प्रस्ताव था वो रखा था, और उसको भली भांति अच्छे से कामयाब करने की राह पर भी निकल पड़े थे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयप्रकाश नारायण के समाजवाद से मेल नहीं खाता? विशेष अधिकार वर्ग की समाप्ति, शोषण की समाप्ति, आर्थिक विकेंद्रीकरण, राजनीतिक विकेंद्रीकरण? तो फिर आपका आंसर होगा आर्थिक विकेंद्रीकरण। जो समाजवाद के जो विचार थे जयप्रकाश नारायण जी के, लेकिन एक चीज उनकी दोबारा कही गई जो उनके विचारों से मेल नहीं खाई, और वो उनका था आर्थिक विकेंद्रीकरण, जिसको आप लोग इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हो। ये कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता था। बाकी विशेष अधिकार वर्ग की समाप्ति, शोषण की समाप्ति, और राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ये बिल्कुल सही थे। तो यहाँ आपका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से जयप्रकाश नारायण पक्षधर थे? किसके पक्षधर थे? क्रांतिकारी समाजवाद, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, लोकतांत्रिक समाजवाद, या फेबियनवाद? जयप्रकाश नारायण जी लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसको आप लोग डेमोक्रेटिक जिसको आप लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हो, उसके पक्षधर थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र के प्रति जयप्रकाश की आलोचना किस बात पर की जा सकती है, या किस बात पर केंद्रित है? दल विहीन लोकतंत्र, परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति, सत्ता का विकेंद्रीकरण, या फिर सत्ता राजनीति? आपका आंसर होगा यहाँ पर सत्ता राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी ने या जेपी नारायण जी ने विद्यमान लोकतंत्र में सुधार के लिए कौन सा सुझाव दिया था? दलगत राजनीति, सत्ता राजनीति, सत्ता का केंद्रीकरण, परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति? तो आपको अंदाजा लग जाए, परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति, न्यूज एक प्रकार से नई पद्धति आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विनोबा भावे के शिष्य बनने के बाद जेपी ने किस विचारधारा को अंगीकार किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जेपी नारायण किसके शिष्य थे, या विनोबा भावे के शिष्य का किसी का नाम बताएं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि विनोबा भावे के शिष्य बनने के बाद जेपी ने किस विचारधारा को अंगीकार किया? सर्वोदय, दल विहीन लोकतंत्र, पूंजीवाद, समाजवाद? तो आपका आंसर होगा सर्वोदय। सर्वोदय की विचारधारा के फाउंडर विनोबा भावे जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? जो जयप्रकाश नारायण ने जो समाजवाद दिया, उसकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? फिर मैं एक बार ये कहूंगा कि जो आजकल का जो समाजवाद है ना, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर अलग अलग चुनाव के समय जो दिखता है, वो कोरा समाजवाद है। उसमें एक्चुअल समाजवाद का
एक 0.1% भी नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने फायदे के लिए चुनाव का जीत और हार करती हैं। इसमें जयप्रकाश नारायण से इनको जोड़कर बिल्कुल ना देखें, वो जमाना बीत चुका है। ये सिर्फ राजनीति है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लगभग 60-70 सालों से देश की जनता को बेवकूफ बनाया है, वरना इतने बड़े बड़े राज्य होने के बाद पिछड़े राज्य नहीं रह जाते। जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के मुल्क में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? शोषण की समाप्ति व समानता, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की समाप्ति, अहिंसक जन आंदोलन या साम्यवादी आर्थिक संरचना। तो आपका आंसर होगा अहिंसक जन आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक की उपाधि निम्न में से किस नेता को दी गई है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले और जयप्रकाश नारायण। तो फिर आपका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने अपनी कौन सी पुस्तक में समाजवाद के स्वरूप का चित्रण किया है? वाई सोशलिज्म, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, टुवार्ड स्ट्रगल, क्रांति का आधुनिक प्रयोग। तो आपका आंसर होगा माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के स्वरूप का चित्रण किया है। इसको आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 1975 में जयप्रकाश नारायण ने किसके खिलाफ क्रांति का आह्वान किया था? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि भारत के अंदर उस समय इमरजेंसी लगी थी, जिसको आप लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हो, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में लगाई गई थी। तो ये वो क्वेश्चन थे जो खास करके बार बार जेपी जी के बारे में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी नारायण जी ने सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवन दान देने की प्रतिज्ञा कब की थी? उन्होंने जीवन दान देने की जो प्रतिज्ञा की थी वो की थी अप्रैल 1954 के अंदर। भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य की बात करेंगे, जिसको कौटिल्य, चाणक्य, कई सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे लोग उन्हें कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। तीसरा नाम विष्णुगुप्त भी उनका बताया गया। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, जिसके द्वारा लिखी हुई किताबों से राजाओं ने अपने राज चलाए और आज भी अलग अलग देश के अंदर राजनीति उनके कुछ से कथनों और उनके नियमों पर चलाई जाती है। कौटिल्य का जन्म और मृत्यु की बात जहां तक है, 350 बीसी में वो पैदा हुए और 275 बीसी में उनका देहांत हुआ। पहले उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को जानेंगे और उसके बाद लगभग लगभग 70 प्लस 70 से ज्यादा उनसे जुड़े हुए उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो अलग अलग एग्जाम में आते हैं। कौटिल्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, शिक्षा उनकी नालंदा में हुई और उसने जीव शिक्षक के रूप में काम तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया। तीनों जगह का एक अपना रोल है। पाटलिपुत्र जिससे अशोका को जोड़ा गया बाद में, नालंदा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, तक्षशिला भी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय जाना गया। तीनों से संबंध रहा। पाटलिपुत्र में पैदा हुए, नालंदा में पढ़ाई की और तक्षशिला में टीचिंग का काम, एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, बाद में प्रिंसिपल के पद तक पहुंचे। कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था जो यथार्थ में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। विशाखा दत्त का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, उसके अनुसार कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ये सभी कौटिल्य के ही नाम थे। उसको महान रचना, उनकी जो महान रचना थी अर्थशास्त्र, जिसकी भाषा संस्कृत थी और अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, वो राजनीति शास्त्र था, पॉलिटिकल साइंस था। लेकिन इस किताब के अंदर कुछ मामलों में अर्थव्यवस्था का भी वर्णन था, टैक्स कैसा लगेगा, राजा कितना लगाएगा, टैक्स का क्या होगा, ये सारी चीजें भी थी। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र का संबंध किस सब्जेक्ट से था, तो देन योर आंसर विल बी पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र।
कौटिल्य ने सप्तांग का सिद्धांत दिया था। सप्तांग का यानी 7 अंगों का सिद्धांत उसने राज्य के लिए दिया था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, लेकिन कुछ जो विचारक हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। वो सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि मैकियावेली राजनीतिक एक्सपर्ट तो था, लेकिन उसकी राजनीति में नकारात्मकता बहुत ज्यादा थी, बल्कि उसके उल्टे कौटिल्य की राजनीति में सकारात्मकता बहुत हद तक थी। उसके साथ साथ पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर दिया जाता है। ये आप लोग कहीं भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस सब के लिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। पंडित हो और अपनी चोटी का भी ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अपमान महसूस किया, और इसी अपमान, इसी बेइज्जती की वजह से उसने अपने आप को महान चाणक्य के रूप में और अपने शिष्य के रूप में चंद्रगुप्त को तैयार किया। ये कथन उसको उस समय कहे गए थे जब भारत के अंदर अलेक्जेंडर का आक्रमण हो चुका था, अलेक्जेंडर देश में आ चुका था, और जिस समय मगध के अंदर या नंद साम्राज्य देख लीजिए, वहां पर मदद करने के लिए वो मांगने के लिए गया, तो उसके साथ उनको से शब्द कहे गए थे जिनका उन्होंने बहुत ज्यादा अपमान महसूस भी हुआ। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि जिस समय अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो जहां तक्षशिला के अंदर चाणक्य उस समय शिक्षक था, प्रिंसिपल था उस समय, और वहां का राजा जो आम्बी था, आम्बी पहला राजा था भारतीय जिसने सिकंदर के आगे हथियार डाल दिए थे, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दिया था, और उसने लड़ने से मना कर दिया था। जब ऐसा चाणक्य ने देखा, तो चाणक्य ने चाहे पोरस से, जिसको पूर्व भी कहा गया, पोरस को कहा गया, और पोरस ने फिर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर से युद्ध भी किया, लेकिन उसके साथ साथ मध्य भारत और खास करके मगध और नंद वंश जो थे उनकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि नंद से न लड़ाई हुई अलेक्जेंडर के और वापस लौट गया, लेकिन यहाँ पर इसका अपमान जरूर हुआ था। राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए, ये भी उसका कोट था। राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ये कथन चाणक्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में चंद्रगुप्त के लिए कहा था। जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकोटर को हरा दिया और सेल्यूकस निकोटर की पुत्री हेलेना निकोटर से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ, तो चंद्रगुप्त बहुत सी बातें सेल्यूकस निकोटर की मानने लगा था, जो उसका ससुर बन चुका था। और उस समय या खास करके कौटिल्य ने कहा था, चाणक्य ने कहा था कि चंद्रगुप्त राजा का कोई रिश्तेदार नहीं होता है, तो इसलिए आप अपने राजधर्म पर चलिए। कुछ क्वेश्चनों की बात जहां तक है, सबसे पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किसको प्रधान पुरुषार्थ माना गया है? तो आपका आंसर यहां पर डी होगा, अर्थ को महान पुरुषार्थ माना गया है। सेकंड क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की भाषा बतानी है आपको, तो मैंने आपको पहले भी बताया, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौटिल्य के अनुसार स्वामी का क्या अर्थ है? कौटिल्य के अनुसार स्वामी का जो अर्थ है वो क्या है? जाति, मंत्री, मालिक या फिर राजा। तो आपका आंसर यहां पर होगा डी यानी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाजार में नापतोल यानी मेजरिंग की व्यवस्था पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को कौटिल्य ने किस नाम से पुकारा? तो आपका आंसर यहां पर रहेगा सी, पोतवा ध्यक्ष के नाम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पांचवा, कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कौटिल्य ने जनपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आपका आंसर होगा सी, राष्ट्र यानी नेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर छठा है, अर्थशास्त्र में किस भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? अर्थशास्त्र में दोस्तों जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सातवां क्वेश्चन है, कौटिल्य के मतानुसार वार्ता से क्या अभिप्राय है? कौटिल्य के मतानुसार वार्ता से अभिप्राय है कृषि, व्यापार आदि का ज्ञाता होना यानी एक्सपर्ट होना। आठवां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत का वास्तविक प्रयोजन आपको बताना है,
तो यह आंसर होगा अंतर्राज्य नीतियों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक राज्यों का विवेक सम्मत वर्गीकरण करना। 9वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के संबंध में असुमेलित युग्म आपको बताना है। कौन सा होगा? अधिकरण 15, अध्याय 150, प्रकरण उपविभाग 180। तो फिर आपका जो गलत आंसर होगा यहाँ पर श्लोक 55 वाला यहाँ पर असुमेलित आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा बताए गए युद्ध के प्रकारों में क्या शामिल नहीं है? कौटिल्य ने धर्म युद्ध का जिक्र किया, कूट युद्ध का जिक्र किया, तुष्ण युद्ध का जिक्र किया, लेकिन अर्थ युद्ध का वर्णन नहीं किया है। 11वां क्वेश्चन है कौटिल्य ने पैदल सेना के प्रधान अधिकारी यानी जो हेड ऑफिसर था उसको किस नाम से संबोधित किया है? तो आपका आंसर यहाँ पर बी होगा यानी नायक। क्वेश्चन नंबर 12वां प्राचीन भारत में सर्वप्रथम कौटिल्य द्वारा किस आधार पर विधि को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? तो आपका आंसर वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक विधि से। क्वेश्चन नंबर 13वां है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न दंड संबंधी सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा है? तो आपका आंसर बी रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां राज्य को प्रत्यंग भूत किसने कहा है? राज्य को प्रत्यंग भूत किसने कहा है? आपका आंसर कौटिल्य रहेगा। 15वां क्वेश्चन है कोई व्यक्ति अपनी जीभा पर रखे हुए मधु या विष के स्वाद के प्रति उदासीन रहे, ऐसा संभव नहीं है। कौटिल्य का यह कथन किसके संदर्भ में था? यानी कौटिल्य यहाँ कहना चाहता है कि किसी व्यक्ति के जीभ पर कोई मीठी चीज रखी हो या कोई विषैली चीज रखी हो और उस व्यक्ति को पता भी हो और वो बिल्कुल उदासीन रहे, यानी वो कोई रिएक्ट ही ना करे। कौटिल्य ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो आपका आंसर यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में, करप्शन के बारे में कहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? तो फिर आपका आंसर यहाँ होगा किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? आपका आंसर यहाँ पर है ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां कौटिल्य ने किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? किस प्रकार के शासन का समर्थन किया है? इंद्रिय जयी शासन का समर्थन किया है। प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर बी कौटिल्य आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय प्रमुख रूप से कौन सा है? तो आपका आंसर यहाँ पर दंड नीति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की राज व्यवस्था किस प्रकार की है? कौटिल्य की राज व्यवस्था किस प्रकार की है? तो आपका आंसर होगा प्रजा कल्याणकारी। 21वां क्वेश्चन है कौटिल्य ने कितने प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य कूटनीति के 4 साधनों का उल्लेख किया है, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? साम, दाम, वर्ग या फिर भेद? तो आपका आंसर वर्ग नहीं होगा, यहाँ पर दंड आ जाएगा। साम, दाम, दंड, भेद ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 23वां कौटिल्य के विचार से अर्थ का तात्पर्य आपको बताना है। ऐसी भूमि या अक्षेत्र जिस पर मनुष्य बसे हों, ये आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य छोटे राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना यानी पावर बैलेंस। 25वां क्वेश्चन है कौटिल्य ने कुशल शासक की संकल्पना किस रूप में की है? तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा विजिगीषु के रूप में। क्वेश्चन नंबर 26 सुरक्षा और विदेश संबंधों के समस्याओं के समाधान के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो फिर आपका आंसर यहाँ भी ऑटोमेटिकली कौटिल्य आ जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कौटिल्य ने राजा का नेत्र व मुख किसे कहा है? कौटिल्य ने राजा का नेत्र या मुख व मुख यानी आंखें और मुंह जो है वो गुप्तचरों को कहा है, गुप्तचर विभाग को। कौटिल्य ने राज्य के कुल कितने तीर्थ बताए हैं? तो आपका आंसर होगा 20।
29वां क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की खोज कब की गई? तो आपका आंसर यहाँ पर 1902, 15, 8 या फिर 20 में से रहेगा ए 1902। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? आपका आंसर होगा ए यानी स्वामी। कौन सा अंग राज्य के मुख्य समान होता है? तो आपका आंसर यहां पर बन जाएगा कोष। 32वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों के पुस्तक का मूल विषय क्या है? तो आपका आंसर सी होगा, राजनीति होगा। 33वां क्वेश्चन है, कौटिल्य की मुख्य देन रही है क्रम स्थापन, स्पष्टीकरण? आपका आंसर दोनों आ जाएगा। अर्थशास्त्र में शांति और युद्ध यानी पीस एंड वॉर से संबंधित विभाग के अध्यक्ष को किस नाम से पुकारा गया है? तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा संधि विग्राहक। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीति के वाडम्य में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो व्याकरण शास्त्र के वाडम्य में पाणिनि की अष्टाध्यायी का है। यह कथन किसका है? तो आपका आंसर डॉक्टर अल्तेकर रहेगा। 36वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार क्या होना चाहिए? दो राष्ट्रों के मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य किस चीज का समर्थक था? कल्याणकारी राज्य का। निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा जो मंडल का अंग नहीं है? सामंत नहीं है। कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किसके साथ? धन दौलत के उत्पादन से। 40वां है, आन्वीक्षिकी का संबंध आपको बताना है दर्शन और तर्क से। कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। त्रिवर्ग में क्या शामिल है? अर्थ, काम, धर्म। कौटिल्य के अनुसार युद्ध के प्रकार आपको बताने हैं 2, 4, 3 या फिर 6। तो आपका आंसर यहां पर सी हो जाएगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण हैं? अर्थशास्त्र में कितने अभिकरण हैं? आपका आंसर सी यानी 15 होगा। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु होता है। मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु की बात करें तो विजिगीषु रहेगा। 45वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि कौटिल्य का राजा मनु के राजा की तरह सत्ताधारी नहीं है? तो यह कथन दोस्तों UN घोषाल का। किसने कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? श्याम शास्त्री के द्वारा। तंजोर के ग्रंथालय में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि कब मिली थी? 1909। आपका यहां पर आंसर दिखा दिया। 48वां क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय ऑटोमेटिकली राजनीति। हिंदू राज शासन व्यवस्था पर आधारित सबसे प्राचीन कृति का नाम बताओ। आपका आंसर अर्थशास्त्र होगा। मंडल सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य, ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस होगा क्योंकि काफी सारा फेमस क्वेश्चन है। छोटे राज्यों की व्यवस्था में शक्ति संतुलन की स्थापना। 51वां क्वेश्चन, पानी में चलने फिरने वाली मछली कब और कैसे और कितना पानी पी जाती है, यह पता लगाना मुश्किल है। कौटिल्य का यह कथन किस संदर्भ में है? तो आपका आंसर भ्रष्टाचार यानी करप्शन। वाचस्पति गैरोला ने अर्थशास्त्र का किस भाषा में अनुवाद किया? तो आपका आंसर होगा हिंदी के अंदर। कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की शाखाएं हैं। कौटिल्य के अनुसार ज्ञान की शाखाएं त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति। 54वां क्वेश्चन, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? किसके साथ मेल खाते हैं? तो आपका आंसर मैकियावेली होगा क्योंकि भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। 55वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के मतानुसार दो राष्ट्रों के मध्यवर्ती राज्य होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन दौलत के उत्पादन से है। कौटिल्य के अनुसार त्रिवर्ग में शामिल है। त्रिवर्ग में क्या क्या शामिल है? अर्थ, काम, धर्म। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का कौन सा अंग नहीं है? इनमें से कौन सा अंग नहीं है? संभाग नहीं है, यानी डी आपका आंसर होगा। कौटिल्य के राज्य के बारे में सत्य
कथन आपको बताना है। कौटिल्य का राज्य जैविक राज्य है, राज्य साध्य व व्यक्ति साधन है, कौटिल्य संविदा सिद्धांत का समर्थक है, तो आपका आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबोव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, कौटिल्य का राजा खालिस्तान के फिलोसफर किंग की तरह है। कौटिल्य का राजा किसके फिलोसफर किंग की तरह है, तो आपका आंसर यहां पर होगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 61, कौटिल्य के बारे में असत्य कथन पहचानिए। कौन सा कथन असत्य है कौटिल्य के बारे में? महिला उत्तराधिकारी का समर्थक नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कौटिल्य पांड गुण नीति में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आक्रांता शामिल नहीं है। 63वां क्वेश्चन, राजा व अमात्य गाड़ी के दो पहिए हैं जो एक दूसरे के बिना बेकार हैं। यह कथन किसका है? तो आपका आंसर कौटिल्य आ जाएगा। कौटिल्य ने राजा पर नियंत्रण लगाए थे। किस तरीके के नियंत्रण? धार्मिक, मंत्रिपरिषद के और जनमत के, तो आपका आंसर सभी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? आपका आंसर सी होगा, यानी 7 होगा, जिनको सप्तांग कहा है। कौटिल्य कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख करता है? कितने प्रकार के दुर्गों यानी किलों का उल्लेख करता है? आपका आंसर यहाँ पर डी होगा, यानी 4 दुर्गों या किलों का। कौटिल्य के अनुसार युद्धों का प्रकार नहीं है। क्या प्रकार नहीं है? प्रकाश या धर्म, कुट युद्ध, तुष्णि, सैनिक युद्ध, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के उपाय बताए हैं। साम, दाम, दंड और भेद भी होना चाहिए, बट यहां पर ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कौटिल्य त्रिवग शामिल नहीं है। कौटिल्य त्रिवग शामिल नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपका आंसर मोक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 70वां, कौटिल्य विद्याओं में शामिल नहीं है। कौटिल्य विद्याओं में क्या शामिल नहीं है? कोश नहीं है। कौटिल्य के अनुसार षड्गुण्य नीति का मूल उद्देश्य बताना है, कार्य सिद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर 72, आधुनिक काल में अर्थशास्त्र की पांडुलिपि की खोज किसने की? आपका आंसर श्याम शास्त्री दादा भाई नौरोजी के ऊपर। भारत के एक ऐसे व्यक्ति जो थिंकर भी रहे, जिनका इकोनॉमिक्स के रूप में भी, अर्थशास्त्री के रूप में भी बड़ा नाम है, बिजनेसमैन भी रहे, इंटरनेशनल लेवल के नेता पॉलिटिशियन भी रहे। बहुत सारे इनकी विशेषताएं हैं और काफी सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है दादा भाई नौरोजी वाला, जो आपको हिस्ट्री में भी क्वेश्चन देता है, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन देता है, पॉलिटिकल साइंस में थिंकर के रूप में भी होता है। तो अलग अलग जगह जीएस जीके हो या फिर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हो, हर जगह इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 को पैदा हुए और 30 जून 1917 को उनका देहांत हो गया। ये तो इनका लाइफ के बारे में जो इनका जीवन काल है दादा भाई नौरोजी का, 4 सितंबर 1825 से 30 जून 1917 तक का रहा। ब्रिटिश काल के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के कॉटन के व्यापारी, आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता के रूप में वो जाने गए। अच्छा, एक और चीज है, इससे पहले जो दूसरे टॉपिक हैं आपके पॉलिटिकल थिंकर के, चाहे मैकावली हो चाहे रूसो हो, इनके भी मैं टॉपिक डाल चुका हूं वीडियोस, उनको आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा दादा भाई नौरोजी का? उन्हें भारत का व्योवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के व्योवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, 1892 से 1895 तक वे यूके यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी रहे। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, पहला भारतीय जो इंग्लैंड के अंदर सांसद बना यानी एमपी बना। हमारे देश में जो लोकसभा है वो इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ कॉमन है, हमारे देश में जो राज्यसभा है वो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय इनको माना जाता है। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी को भारत में प्रति व्यक्ति आय
का जनक माना जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, यानी पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, इन दोनों का स्टार्टिंग के अंदर 1867-68 1867-68 में पहली बार ये ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जुटाए। और जब इसने आंकड़े जुटाए तो भारत में एक व्यक्ति की जो आय, यानी प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 20 रुपए थी। ये चीज याद रखना, भारत में प्रति व्यक्ति आय का पहला आंकड़ा 20 रुपए प्रति व्यक्ति आया था 1867-68 में, जिसको देने वाले दादा भाई नौरोजी थे। इसलिए एक बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में भी इनको माना जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, भारत से अर्थव्यवस्था का दोहन इंग्लैंड कर रहा था, ये भी कहने वाला ये पहला व्यक्ति था। पहले के नेता ये मानते थे, समकालीन और इससे पहले वाले, कि अंग्रेज भारत को सिर्फ राजनीतिक रूप से लूट रहे हैं, लेकिन ये पहला व्यक्ति था जिसने कहा था अंग्रेज हमारा इकोनॉमिकल ड्रेनेज कर रहे हैं, यानी कच्चा माल यहाँ से सस्ते दामों पर और महंगा दामों पर यहाँ तैयार माल को बेच रहे हैं, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक ड्रेनेज यानी आर्थिक दोहन हो रहा है, ये भी इन्होंने कहा। उनकी पुस्तक फेमस रही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो ये पुस्तक रही, यही उन्होंने इकोनॉमिकल ड्रेनेज का थ्योरी भी दिया। दूसरा है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे, यानी भारतीय नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, उसके पहले भारतीय पारसी अध्यक्ष। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहले विदेशी ईसाई जॉर्ज यूले, पहली महिला एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ये इस टाइप के जब क्वेश्चन जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ दादा भाई नौरोजी का दिखेगा। तो स्टडी पोर्टल आपको हर प्रकार का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया में देता ही है, और आप वीडियोस आपको यहाँ पर मिल ही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय नाम संघ नामक संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी सिफारिश पर रखा गया था? तो आपका नाम यहाँ पर नौरोजी जी रहेगा। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का मतलब ऑप्शन में नौरोजी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी 1851 में गुजराती पाक्षिक अखबार का संपादन उन्होंने किया था, उस अखबार का नाम बताएं। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा रफ्त गुफ्तार, उस अखबार का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, दादा भाई नौरोजी को किसने भारत की आशा कहा था? होप ऑफ इंडिया या भारत की आशा, दादा भाई नौरोजी को किसने कहा था? प्रोफेसर एलेबार के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था नौरोजी द्वारा स्थापित है? इनमें से कौन सी संस्था है जो दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की? ईरानी फंड, विधवा विवाह सभा, फरामजी कवासी संस्था, तीनों रहेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, नौरोजी की प्रेरणा से लंदन में रहने वाले भारतीयों ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब किया था? 1856, 86, 67 या 66? तो यहां आपका जो आंसर रहेगा वो 1867 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी आंसर रहेगा। डेट अगर पूछे दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की थी, तो फिर आपका आंसर यहाँ पर 1853 आ जाएगा, 1853 आएगा। और ये सारी चीजें हैं आपको स्टडी पोर्टल आप लोगों को सभी प्रकार के नोट्स ऑल ओवर इंडिया में, केवीएस, जीएसएसबी, सीटेट, एनवीएस, यूजीसी नेट, और इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, निम्न में से किस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे? कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला, या फिर सूरत अधिवेशन 1800, क्योंकि एक एक शहर में कई कई अधिवेशन हुए थे, तो इसलिए इस चीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। तो आपका आंसर यहाँ पर ये नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अधिवेशन था ही नहीं, ऑटोमेटिकली ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, 1885 में तो स्थापना ही हुई थी। पहला अधिवेशन भी 1885 में ही बंबई में हुआ था, तो 83 में अधिवेशन हुआ ही नहीं था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा, कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो हमारे शासक व हमारी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। यह कथन था
दादा भाई नौरोजी का। ये उस समय वाली कांग्रेस थी भाई, ये उस समय वाली कांग्रेस की बात हो रही है जो अंग्रेजों के द्वारा उस समय बनाई गई, बाद में जिसने राजनीतिक लड़ाई लड़ी, देश को आजादी में संघर्ष में बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। आज की पॉलिटिकल पार्टी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में ब्रिटिश राज राज अधिक व ब्रिटिश कम था। भारत में ब्रिटिश राज अधिक था और ब्रिटिश कम था, यह कथन था दादा भाई नौरोजी का। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है। 10वां क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी थी? पहली बार स्वराज की मांग जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने यहां रखी थी। 11वां क्वेश्चन है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब की गई थी? तो यहाँ जो आपका आंसर, आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखते रहना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप ढंग से देखेंगे तो ऑप्शन इसमें कौन सा आ सकता है, 1900, 1901, 1910 ये इनमें आ सकते थे, तो आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, 1901 होगा। 12वां क्वेश्चन, नौरोजी द्वारा कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो फिर आपका आंसर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, नौरोजी द्वारा ने 1851 में कौन सी गुजराती समाचार पत्र संपादन किया था? तो आपका आंसर वही क्वेश्चन पहले भी हो सकता है, राष्ट्रगोप्तार आपका आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन स्वराज की मांग की थी? तो ये क्वेश्चन आपको डेट वाइज पूछे तो मैंने आपको बताया, बट यहाँ पर अगर आपको सिर्फ नाम बताया जाए तो कलकत्ता रहेगा। ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी जी। ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो इनसे पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी आपको समय समय पर साझा कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है काफी सारी चीजें इससे डिस्कस करने की। बाकी जिन बच्चों को ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज आता है नोट्स वगैरह का, जैसे कल मैकावली का पीडीएफ आप लोगों को भेजा गया, जो खास करके पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं उन लोगों को समय समय पर ये चीजें हम कोशिश करेंगे बाकी सब्जेक्टों की तरह आपको मिलते रहे। जो ब्रॉडकास्ट में आपको पीडीएफ या मैसेज जाता है, वीडियो जाती है, वो एक बच्चे को पर्सनली नहीं जाती है, वो सभी बच्चों को ब्रॉडकास्ट में एक ही बार जाती है। तो इसलिए किसी को पर्सनल बिल्कुल नहीं जा रहा, कहीं कोई सोचे कि यार हमारे पास आ गया, ये हमारे काम का नहीं है। तो ये सभी बच्चों को इकट्ठा है। कोई ऐसा बच्चा हो जो पॉलिटिकल साइंस के ब्रॉडकास्ट में ऐड हो गया हो और वो किसी और सब्जेक्ट का हो, तो वो मैसेज छोड़ सकता है, उसको उस लिस्ट से ब्रॉडकास्ट ग्रुप से हटा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे।